आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। बड़ी जानकारी के साथ शुरुआत करते हैं। कानपुर और कानपुर देहात के दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। कानपुर देहात में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत पर सियासत अब तेज हो चुकी है। पुलिस कस्टडी में मारे गए बलवंत सिंह के परिजनों से अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे। इस पूरे मामले में आरोपी पुलिसकर्मी जेल भी भेजे जा चुके हैं और मृतक के परिजनों ने अखिलेश यादव को पत्र लिखा था और आज उन्हीं के परिजनों से अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे। मृतक के परिजनों के साथ अखिलेश यादव की मुलाकात होगी। तो अखिलेश यादव का आज पूरे दिन का कार्यक्रम क्या रहने वाला है वो हम आपको बता रहे हैं। बलवंत के परिवार से अखिलेश की मुलाकात होगी। दरअसल कानपुर देहात में परिवार से अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे। बलवंत की पत्नी के गुहार पर यह मुलाकात होगी और बलवंत की पुलिस हिरासत में मौत हुई थी। 12 दिसंबर को बलवंत की मौत हो गई थी। परिवार से मिलकर सांत्वना देंगे अखिलेश यादव और परिवार के लिए इंसाफ की भी गुहार लगाएंगे। भाजपा सरकार को भी घेरेंगे अखिलेश यादव। देखिए, बलवंत मामले में 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं और इस पूरे मामले में पत्र लिखा गया था बलवंत के परिजनों की तरफ से अखिलेश यादव को। और देखिए, अब मुलाकात होगी और ये पूरा मामला क्या था वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, 12 दिसंबर को हिरासत में मौत हुई थी और पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप है। बलवंत नाम के एक व्यापारी की मौत से जुड़ा यह मामला है। लूट के मामले में बलवंत हिरासत में था। दोनों हाथ बांधकर पिटाई का आरोप है। डंडे पट्टे से बलवंत की पिटाई की गई, ये आरोप लगे और 4 घंटे तक बलवंत की पिटाई का आरोप है और इसी पिटाई की वजह से बलवंत की मौत हो गई। 6 घंटे तक मौत को पुलिस ने छिपा कर रखा। 9 पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज हुआ है। 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है और सरकार की तरफ से 10 लाख की मदद का ऐलान किया गया है। तो ये बलवंत केस से जुड़ा एक पूरा मामला है जिसे आपने देखा समझा। पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी जिसके बाद परिजनों की तरफ से ये आरोप लगाए गए कि पुलिस कस्टडी में पुलिसकर्मियों की लापरवाही की वजह से, पुलिसकर्मियों की मारपीट की वजह से मौत हुई थी और हत्या का केस भी देखिए इन पुलिसकर्मियों पर दर्ज किया गया है। बढ़ते हैं आगे, जहां कानपुर जेल में बंद इरफान सोलंकी से अखिलेश यादव की मुलाकात होगी। दोपहर को करीब 2 बजे इरफान सोलंकी से अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे और पहले 20 दिसंबर को इरफान से मिलने का अखिलेश का कार्यक्रम था, लेकिन अब देखिए जो मुलाकात है वो होगी दोपहर करीब 2 बजे। इरफान से मिलने के लिए पहुंचेंगे अखिलेश यादव, लेकिन अब इस कार्यक्रम को आज के लिए रखा गया है। पहले 20 दिसंबर के लिए कार्यक्रम था। कानपुर जेल में बंद इरफान सोलंकी से अखिलेश यादव की मुलाकात होगी। अब आप ये देखिए कि अखिलेश और इरफान की मुलाकात के आखिर मायने क्या हैं। देखिए, निकाय चुनाव को लेकर संदेश देना, एक तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि निकाय चुनाव को लेकर एक संदेश देना चाहते हैं। मुश्किल में पार्टी नेताओं का साथ देना, 2024 की रणनीति पर काम करना, मुस्लिम वोटर्स को एक बड़ा संदेश देना, इरफान के जरिए भाजपा को घेरना और बदले की सियासत के मुद्दे को उठाना, आजम के साथ हुई गलतियों को सुधारना, इरफान को बड़ा चेहरा पेश करने की तैयारी। और यही मायने हैं इस मुलाकात के। देखिए, निकाय चुनाव से पहले भाजपा के पसमानदा कार्ड को फेल करने की तैयारी इस मुलाकात के जरिए होगी। MY फैक्टर को साध कर रखना, तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनको लेकर इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। इरफान और अखिलेश की इस मुलाकात को निकाय चुनाव से पहले, क्योंकि देखिए मुलाकात होनी है और उससे पहले इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रतीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रतीश, निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी हुआ नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं और उससे पहले अखिलेश और इरफान की ये मुलाकात, क्या मायने हो जाते हैं इस मुलाकात के? कितने बजे मुलाकात होगी? बिल्कुल सही कहा आपने। निकाय चुनाव की तस्वीर, निकाय चुनाव की तारीखों की तस्वीर साफ हो इससे पहले सियासी तपिश यहाँ पर देखी जा रही है। आज काफ़ी सर्द सुबह है, काफ़ी घना कोहरा भी है, लेकिन इसी के बीच अखिलेश यादव को आज इरफान सोलंकी से जिला कारागार जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर मिलने आना है। सरसैया घाट यानी पास से लेकर और अंदर तक 26 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, यानी कि कोई भी निगरानी रखने के लिए, किसी भी तरीके की निगरानी रखने के लिए, क्योंकि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव यहाँ पर होंगे तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम भी यहाँ पर होगा। इरफान सोलंकी से वो अंदर मुलाकात करेंगे जेल अधीक्षक के कमरे में, लेकिन बाहर काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। मायनों की अगर बात की जाए तो बड़ा चेहरा कानपुर व आसपास के क्षेत्र का इरफान सोलंकी कहे जाते हैं, क्योंकि मुस्लिम चेहरा है और मुस्लिम चेहरे में MY कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा फिट होता है। 5 बार की विधायकी इनके परिवार के पास रही है, 2 बार पिता, 3 बार इरफान सोलंकी और चौथी बार लगातार इरफान सोलंकी सीसामऊ विधानसभा से विधायक हैं। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से उन पर मुकदमे लादे गए, मुकदमे किए गए, आगजनी, धमकाने,
रंगदारी, बलवा, तमाम ऐसी धाराओं में मुकदमे लिखे गए, जिसके बाद इरफान सोलंकी करीब 1 महीने तक फरार रहे और उसके बाद उन्होंने सरेंडर किया और अब वो जिला कारागार में है। तमाम मुकदमे चल रहे हैं, 13 से ज़्यादा मुकदमे इरफान सोलंकी और भाई पर हैं। ऐसे में इरफान सोलंकी से मिलने आज अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचेंगे, उनकी बातें सुनेंगे और जो बयान इरफान सोलंकी और उनका परिवार कह रहा है, यानी अन्याय हो रहा है उनके साथ, पुलिस ज्यादती कर रही है, जबरन मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उन सभी बातों को बाहर निकलकर अखिलेश यादव मीडिया के सामने भी रखेंगे। अखिलेश यादव पर भी सवाल उठ रहे थे क्योंकि वो मैनपुरी चुनाव में व्यस्त थे और ऐसे में अपने विधायक के साथ नहीं खड़े थे, लेकिन जब परिवार से बात हुई तो परिवार खुश था। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी ने भी सवाल उठा दिए हैं कि अखिलेश यादव अपनी सुविधानुसार अपने दौरे तय करते हैं, कार्यकर्ता किसी भी हाल में हो, बुरे हाल में हो, लेकिन वो तब आते हैं जब उनकी जरूरत खत्म हो चुकी होती है। तो ऐसे में सियासत भी काफी ज्यादा गर्म हो चुकी है और सियासत गर्म हुई है उसको कम करने के लिए मुलाकात होगी इरफान सोलंकी से अखिलेश यादव की, जिसके मायने आपने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं राजनीतिक लिहाज से। लेकिन दूसरी तरफ आज का जो स्केड्यूल है अखिलेश यादव का, उसमें बलवंत के परिवार से भी मुलाकात करने वाले हैं। एक पत्र लिखा गया था, बलवंत की पत्नी की तरफ से गुहार लगाई गई थी। वो मुलाकात कितने बजे होगी और सरकार के खिलाफ कैसे मोर्चा खोलने की तैयारी? बिल्कुल 10:30 बजे अखिलेश यादव का जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक वो सैफई से प्रस्थान करेंगे और 12:30 बजे वो सरैया लालपुर गांव पहुंचेंगे, जहां का बलवंत रहने वाला है। परिजनों से मुलाकात करके श्रद्धांजलि देंगे बलवंत सिंह को, क्योंकि बलवंत का परिवार अखिलेश यादव से गुहार लगा रहा है। सरकार, जिला प्रशासन ने जितने भी साधन थे उन सब का उपयोग कर लिया, लेकिन पत्नी की जो बयान सामने आया, बलवंत की पत्नी का जो बयान सामने आया, उसमें वो अखिलेश यादव से गुहार लगाती दिख रही है। ऐसे में आज मुलाकात का आधे घंटे का कार्यक्रम है और 12:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक अखिलेश यादव उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे, पिता से, चाचा से, पत्नी से, बच्चों से, और उसके बाद वो कानपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। लेकिन आधे घंटे में ही सियासत काफी ज्यादा गर्म हो जाएगी, क्योंकि इसलिए पुलिस हिरासत में बलवंत की मौत हुई है, लूट की, बिल्कुल ये मामला बहुत संवेदनशील है और हालांकि केस तो दर्ज कर लिया गया, पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी किया गया है। लेकिन आज अखिलेश से जब परिजनों की मुलाकात होगी उसके बाद क्या अहम रहता है इस केस में, क्या जुड़ता है, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत धन्यवाद आपका रतीश जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे, जहां आपको खबर दे दें कि मुख्तार अंसारी से आज ईडी भी पूछताछ करेगी। मुख्तार से ईडी की पूछताछ का आज 6ठा दिन है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्तार से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है और आज भी ईडी मुख्तार अंसारी से पूछताछ करेगी। कई सवाल पूछे जाएंगे। कोर्ट के आदेश पर ईडी की 10 दिनों की कस्टडी रिमांड पर है मुख्तार और आज उस कस्टडी का 6ठा दिन है। 6ठे दिन भी आज पूछताछ होगी और काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है, 10 दिन की कस्टडी मांगी गई है, 6ठा दिन है आज भी ईडी पूछताछ करेगी। कई घंटों तक ये पूछताछ होगी। क्या इसमें ईडी के सवालों का जवाब मुख्तार अंसारी दे पाता है? क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये मामला लगातार जो सामने आ रही है बात, उसमें ये माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी उतना सहयोग नहीं कर रहा है। तो आपको देखिए समझाते हैं हम कि क्या है ये पूरा मामला और आज पूछताछ में क्या कुछ खास हो सकता है। मुख्तार अंसारी से पूछताछ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये होगी। मुख्तार से पूछताछ का आज 6ठा दिन है और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कई सवाल आज मुख्तार अंसारी से पूछे जाएंगे। कंस्ट्रक्शन कंपनी को लेकर सवाल पूछा जाएगा, लेन देन को लेकर मुख्तार से सवाल होगा, ससुर की कंपनियों को लेकर भी सवाल आज मुख्तार अंसारी से पूछा जाएगा। परिवार की कंपनियों को लेकर पूछताछ होगी। इसके अलावा जो बेनामी संपत्तियां हैं उसको लेकर भी सवाल आज मुख्तार से होंगे। इसके अलावा परिवार को मिले ठेकों को लेकर भी सवाल किए जाएंगे। 10 दिन की ईडी रिमांड में है मुख्तार अंसारी और आज उसका 6ठा दिन है और 6ठे दिन देखिए कई महत्वपूर्ण ऐसे विषय रहेंगे जिन पर सवाल किए जाएंगे। खास तौर पर बेनामी संपत्तियों को लेकर, परिवार को मिले ठेकों को लेकर, परिवार की कंपनियों को लेकर यह पूछताछ होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद मोइन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मोहम्मद मोइन, आज पूछताछ का 6ठा दिन है। बीते 5 दिनों की अगर बात की जाए तो मुख्तार अंसारी का कितना सहयोग ईडी को मिल रहा है पूछताछ में और आज 6ठे दिन कितने घंटों की पूछताछ रहेगी? क्या काफी कड़क ये पूछताछ होने वाली है आज भी? देखिए निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच एजेंसी जो ईडी है उसने पूर्वांचल के पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को अपनी कस्टडी में ले रखा है। अब मुख्तार अंसारी की कस्टडी का आज 6ठा दिन है और 5 दिन तक जो पूछताछ की गई थी उसमें ईडी की जांच का, ईडी से की पूछताछ का मुख्य फोकस था कि मुख्तार अंसारी की और उसके परिवार की जो संपत्तियां हैं, खासकर जो परिवार के नाम है या फिर बेनामी संपत्तियां हैं, उसके साथ साथ परिवार के लोगों ने जो कंपनियां बनाई हुई हैं, ससुराल के लोगों ने आगाज कंस्ट्रक्शन के नाम से जो कंपनी बनाई हुई है, सरकारी जमीन पर कब्जा कर उस पर FCI का वेयर हाउस बनाए जाने के मामले में पूछताछ की गई है। इसके साथ
साथ बांदा जेल में जो सिम कार्ड इस्तेमाल होता था उस बारे में पूछताछ की गई है। तो आज पूछताछ का छठा दिन है। आज भी तमाम अहम बिंदुओं पर मुख्तार अंसारी से पूछताछ होनी है। और आपको बता दें कि जो ईडी के सूत्र हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि मुख्तार अंसारी ईडी को पूछताछ में कोई खास सहयोग नहीं दे रहा है। ज़्यादातर सवालों पर उसका ये कहना होता है कि वो तो पिछले 17 सालों से जेल में बंद है, इसलिए उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ईडी ने पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक लगातार इस बात पर फोकस किया था कि आखिरकार उसकी फरार पत्नी अफशा अंसारी कहाँ है, वो ईडी को जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रही हैं, बयान दर्ज कराने के लिए क्यों नहीं आ रही हैं, वो कब सामने आएंगे। लेकिन मुख्तार अंसारी ने हर बार यही कहा कि वो तो जेल में है और उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जेल में परिवार के जो लोग आते हैं उन्हें भी इस बारे में जानकारी नहीं है, उनसे भी इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जांच एजेंसी एक तरफ मुख्तार अंसारी और उसके परिवार पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। लगातार काम भी किया जा रहा है, कवायद भी की जा रही है, लेकिन मुख्तार अंसारी ईडी को जांच में कतई सहयोग नहीं कर रहा है। ज्यादातर मामलों में वो चुप्पी साधे रहता है। बहरहाल 10 दिनों की जब ईडी की कस्टडी रिमांड खत्म होगी तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच एजेंसी अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर देगी और पहली चार्जशीट में खास तौर पर 3 लोगों को आरोपी बनाया जाएगा। मुख्तार अंसारी को, उसके विधायक बेटे अब्बास अंसारी को और साले आतिफ और सरजील रजा को। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज के इसी दफ्तर में ईडी का ये दफ्तर है और इसी दफ्तर में ईडी की जो टीम है वो लगातार मुख्तार अंसारी से पूछताछ कर रही है। हालांकि बहुत कुछ खास जानकारी मुख्तार अंसारी से नई जानकारी नहीं जुटा सकी है। ईडी के पास तमाम ही पहले से ही डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंकों के जो लेन देन हुए हैं। आज के बाद 4 दिन और बाकी हैं इस पूछताछ के, देखते हैं क्या अहम निकलता है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर है, सीएम योगी ने रैन बसेरे बनाने के निर्देश दिए हैं। बढ़ती सर्दी में रैन बसेरों की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कहा कि सभी जिलाधिकारी जगह जगह पर अलाव और जिलों में रैन बसेरों की व्यवस्था करें। जो रैन बसेरे तैयार हैं उनका निरीक्षण करें। सीएम योगी ने जरूरतमंदों को कंबल बांटने का भी ऐलान किया। कहा कि समय से कंबल खरीदकर जरूरतमंदों को दें। कंबल खरीद में स्थानीय बुनकरों, उत्पादकों को वरीयता दी जाए, गुणवत्ता से समझौता न किया जाए। सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। सर्दी का मौसम है और धीरे धीरे देखिए टेम्परेचर लगातार घट रहा है, सर्दी बढ़ रही है और ऐसे में रैन बसेरों की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। इसी को लेकर योगी सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि रैन बसेरों की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से दुरुस्त होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था करें, जरूरतमंदों को कंबल बांटे जाएं, रैन बसेरों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। जहां पर रैन बसेरे बनकर तैयार है वहां पर जाकर निरीक्षण किया जाए। कानपुर में आज सुबह से ही सड़कों पर कोहरा छाया है। आने जाने वाली गाड़ियों का आमने सामने देखना मुश्किल हो रहा है। कपकपा देने वाली सर्दी के बीच आज कानपुर शहर को कोहरे ने अपने आगोश में ले रखा है। कानपुर की कमोबेश हर सड़क का यही हाल है। दृश्यता काफी ज्यादा आज कम देखी जा रही है। सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। गाड़ियों की जो लाइट्स हैं वो अभी भी ऑन दिख रही हैं क्योंकि दृश्यता बहुत कम है, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम देखी जा रही है। सर्दी के सीज़न में सबसे ज़्यादा कोहरा आज सुबह देखा जा रहा है, जब लोगों को निकलकर जब अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। देखिए, कार निकल कर के आ रही है, 9 से ज़्यादा का वक्त हो रहा है, लेकिन गाड़ियों की लाइटें जो हैं वो अभी भी जल रही हैं और तमाम ऐसी सड़कें हैं कानपुर की जहाँ पर कोहरा, घुप कोहरा देखने को मिल रहा है। दृश्यता बेहद कम है। लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचना है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है तो स्कूल जो बसें हैं वो भी निकल रही हैं, लेकिन ऐसे में लोगों की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती हुई क्योंकि सर्दी का सीज़न है और अब ठंड और ज़्यादा प्रचंड होती जा रही है। तापमान की अगर बात की जाए तो 6-7 डिग्री तापमान यहाँ पर बना हुआ है जो लगातार गोते खा रहा है, लगातार नीचे जा रहा है। सर्दी के सितम के साथ साथ कोहरे की भी अब परेशानी बढ़ती जाएगी और लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ाने वाला ये सीज़न है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। खबर है औरैया से। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। घने कोहरे की वजह से करीब 6 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई। दुर्घटना में बस, ट्रक और छोटी गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एक बार फिर से घने कोहरे का कहर, लो विजिबिलिटी का सितम देखने को मिल रहा है। बीते कल भी ग्रेटर नोएडा पे एनएच पर बहुत बुरा हादसा हुआ था, दर्दनाक हादसा। अब एक बार फिर से हादसे की खबर है और वजह है घना कोहरा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें देखकर आप समझिए कि कितना भयानक ये हादसा रहा होगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर
भीषण हादसा हुआ। 6 गाड़ियां आपस में एक दूसरे से टकरा गई। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इलाज जारी है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। एक और बड़ी खबर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। नोएडा से उत्तराखंड के कोटद्वार निकले थे दोनों भाई और देखिए 2 सगे भाइयों की मौत की खबर मिल रही है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। 2 सगे भाइयों की इसमें मौत हो गई है। नोएडा से उत्तराखंड के कोटद्वार के लिए निकले थे ये दोनों भाई और इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। दोनों की ही मौत हो गई। दर्दनाक सड़क हादसा जिसने 2 सगे भाइयों की जान ले ली। नोएडा से उत्तराखंड के कोटद्वार के लिए वो निकले थे और वहीं पर देखिए ये भीषण हादसा हुआ। एक कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। 2 सगे भाइयों की इसमें मौत हो गई। खबर मऊ से है। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में बड़ी खबर। सील अस्पताल में चोरी की शिकायत के बाद पुलिस ने श्याम संजीवनी अस्पताल को खोल दिया है। डॉक्टर अलका राय के अस्पताल को खोलकर चोरी के मामले में जांच की गई। अस्पताल खुलने पर अंदर तितर बितर दिखा सारा सामान। पुलिस ने अस्पताल का मुआयना लेने के बाद फिर से उसे सील कर दिया। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में मऊ की रहने वाली डॉक्टर अलका राय के श्याम संजीवनी अस्पताल को 3 अक्टूबर 2022 को कुर्क कर दिया गया था। गैंगस्टर एक्ट के तहत जिला अधिकारी के आदेश पर अस्पताल को सील किया गया था। 17 दिसंबर को अस्पताल में चोरी की शिकायत हुई। इसके बाद पुलिस ने डॉक्टर अलका राय की मौजूदगी में अस्पताल का सील तोड़ा, फिर जांच के बाद उसे दोबारा से बंद कर दिया। गैंगस्टर एक्ट के तहत श्याम संजीवनी हॉस्पिटल और इससे संबंधित होम जो है ये आराजी नंबर 376/1 NH-29 के किनारे है। इसकी बाजारू मूल्य कीमत करीब 2.5 करोड़ 2 करोड़ 65 लाख के आसपास है। जो नियमानुसार SDM सदर साहब है, इंस्पेक्टर कोतवाली साहब है, बाराबंकी से इंस्पेक्टर साहब आए हुए हैं वहाँ का जिलाधिकारी महोदय का आदेश लेके। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। देर रात अगवाल फाटक के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान दीपक नाम का एक बदमाश वहां से गुजर रहा था और पुलिस ने जब उसे रुकने के लिए कहा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पांव में लगी और आरोपी दीपक पर रेप समेत 3 मुकदमे दर्ज हैं। कई दिनों से फरार चल रहा था और अब पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बुलंदशहर की तस्वीर है जहां पर आरोपी के पांव में गोली लगी और उसके बाद देखिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और कई संगीन धाराओं के तहत उसके खिलाफ केस दर्ज हुए हैं। रेप का भी आरोपी है ये व्यक्ति और पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई। लंबे समय से फरार चल रहा था। खुर्जा नगर में आज पुलिस टीम अपने नियमित गश्त और चेकिंग पे लगी हुई थी, जिसपे कुछ ही देर पहले अकबाल कट पे एक व्यक्ति को आता हुआ देख करके पुलिस ने उसको चेकिंग के लिए जब रोकने पे उसने पुलिस के ऊपर फायर कर दिया, जिस पे जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगी है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।